हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होती है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था इलास्टिसिटी क्या होती है और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया था डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। आज हम लोग इन दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझेंगे और इनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं उनकी परिभाषाएं समझेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा एक टाइप से बेसिक पे लिए चलता हूँ। समझो समझो कि कोई भी जो सबस्टेंस है ना, मतलब पदार्थ है, वो अपनी मूल स्टेट में रहना चाहता है। मूल स्टेट में रहना चाहता है मतलब क्या, जैसा है, जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है वो वैसा ही रहना चाहता है। सही है ना। अगर आप उसे क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उस पर, तो क्या करेगा वो, उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। अब विरोध का मतलब क्या, मान लो मैं इस मार्कर को इधर को खींचूंगा तो इस मार्कर की जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, फोर्स लगाना चालू कर देंगे। क्योंकि ये मार्कर तो ऐसे ही रहना चाहता है और मैं खींचना चाह रहा हूं ऐसे, है ना। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट दिशा में क्या करने लगेंगे, फोर्स लगाने लगेंगे। चलो एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उससे समझते हैं। समझो बेटा, हमारा ये स्प्रिंग है, ठीक है। अभी ये स्प्रिंग है बना हुआ जैसा हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, जब हमने इसे बाह्य बल लगाया, बाह्य बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स। समझो इस स्प्रिंग पर जो भी हम बाहर से फोर्स लगाएंगे उसे हम बाह्य बल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब बेटा क्या करोगे आप, जब बाहर से फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अपोजिट दिशा में क्या लगाने लगेंगे, फोर्स। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग तो मस्त ऐसे ही रहना चाहता है, जैसा है ऐसे ही रहना चाहता है ना। आप खींचोगे तो कोई खींचना चाहेगा नहीं ना, तो ऐसे ही समझो। अब मान लो मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, कितने न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, है ना। और स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स है उनने भी अपोजिट दिशा में जो फोर्स लगाया, जिसे हम लोग प्रत्यानयन बल बोलते हैं या फिर बोले तो रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, उसने भी कितना लगाया, 5 न्यूटन लगाया, बट विपरीत दिशा में लगाया। ये हमने लगाया, वो इधर को लगाया, और इसकी जो मॉलिक्यूल्स ने लगाया 5 न्यूटन कितना लगाया, इधर को लगाया, अपोजिट दिशा में लगाया। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, मान लो 6 न्यूटन कर लिया, तो ये मॉलिक्यूल्स ने भी कितना कर लिया, 6 न्यूटन कर लिया। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये स्टेट आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। मतलब क्या बेटा, साम्य अवस्था का मतलब ये कि आपने जितना फोर्स अप्लाई किया था उतना ही विपरीत दिशा में रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी में उत्पन्न हो गया। ठीक है, मतलब बॉडी ज्यों की त्यों रही। नेट फोर्स तो 0 हो गया जब तो स्टेज होता। अरे 6 न्यूटन इधर लग रहा है, मान लो इस मार्कर पर 6 न्यूटन कोई इधर लगा रहा है, और 6 न्यूटन अगर मार्कर की बात करें तो मार्कर के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, तो ये मार्कर तो ज्यों की त्यों रहेगा। मतलब इस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एक टाइप से कहें तो बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ज्यादा इधर उधर ना जाते हुए, तो हम बोलेंगे कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूर थोड़ी ना आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाएं, है ना। तो आप उस बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं और जितने एरिया पर लगाया है आपने, अब जितना एरिया का तो मतलब आप कितना भी कर सकते हो, तो हम उतना एरिया, हमें नहीं मालूम कि कितने एरिया पे कौन कितना लगाएगा। हमने क्या किया, हमने एकांक मान लिया। मतलब एक टाइप से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हमने एरिया को 1 मान लिया, एकांक मान लिया, मतलब 1 मान लिया।
तो अब हमें मालूम है कि एक मैंने क्यों माना, मैंने एक इसलिए माना, एक का मुझे मालूम है कि एक एरिया पर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, तो अगले हम अगर 100 मीटर स्क्वायर है एरिया या फिर कितना भी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने एक अंक एरिया मान लिया। और ये जो फोर्स लगाया है ना, ये वाला मतलब ऊपर जो फोर्स लिखा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स, ये वो फोर्स है जो बॉडी अपोजिट दिशा, आपका वाला फोर्स नहीं, जो आपने लगाया था वो तो एक्सटर्नल फोर्स था, वह वाला था जो बॉडी अपोजिट दिशा में लगा रही है, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल या फिर आंतरिक प्रतिक्रिया बल। सिंपल नाम से दिख रहा है, आंतरिक मतलब अंदर का और प्रतिक्रिया बल मतलब अपोजिट दिशा में, है ना। तो बेटे ये जो फोर्स है वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, आपका वाला नहीं है। वैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में ये फोर्स दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो बेटे इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट में, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, बॉडी पर, बॉडी के यूनिट एरिया पर, ऐसे समझ लीजिए आप, इस फॉर्मूला समझ लीजिए, वो तो परिभाषा मैंने लिख दिया, आप याद कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो उसे। तो कैसे बोलेंगे, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में बॉडी के एकांक क्षेत्रफल पर, नीचे वाली चीज को पढ़ो सबसे पहले, उसे एकांक मान लो। एकांक हमेशा के लिए आप अगर किसी भी डेफिनेशन निकालते हैं तो नीचे वाली चीज को एकांक मान लीजिए। एकांक क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें वो चीज नहीं मालूम होती कितने अमाउंट में है या कितनी है, तो हम एक मान लेते हैं, सिंपल सा। अगर हमें एक टॉफी की कीमत मालूम है तो हम 100 टॉफियों, 1000 टॉफियों, कितने की भी कीमत निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 टॉफी की कीमत निकाल लो, अब आपको एक टॉफी की कीमत नहीं मालूम तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं ना। बट एक की मालूम है तो आप कितनी की भी निकाल सकते हो। तो इसीलिए हम लोग नीचे वाली चीज को एक मान लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ समझ लीजिए आप कि किसी वस्तु साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था कौन सी अवस्था, जिसमें इंटरनल फोर्स मतलब आंतरिक प्रतिक्रिया बल बराबर होता है बाह्य बल के, ठीक है, वो वाली अवस्था। साम्य अवस्था में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल मतलब रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस कहते हैं, मतलब प्रतिबल कहते हैं। एक बार फिर समझिए बेटा, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा से स्ट्रेस के लिए, तो सिग्मा बराबर F/A। कैसे बोलेंगे, साम्य अवस्था में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, दाब का फॉर्मूला भी F/A होता है, दाब का फॉर्मूला भी क्या होता है, F/A होता है। दाब में और इस प्रतिबल में मेन अंतर में थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि आगे हम लोग दाब के पढ़ेंगे। तो देखो दाब में क्या होता है बेटा, जो फोर्स होता है ना, वो यहाँ हमारा कौन सा होता है, अविलंबित फोर्स होता है, या फिर बोले तो एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, इंटरनल नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूला सेम होता है, F/A ही होता है। अच्छा बेटा, तो इसकी डेफिनेशन इस टाइप से हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए F का, F बोले तो फोर्स, यहां देख लेते हैं सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला, कितना आएगा, F का लगाइए, F बोले तो फोर्स, और फोर्स का क्या आएगा, mL/T⁻², ये होती है फोर्स की विमा, मतलब विमीय सूत्र। और ए बोले तो एरिया, एरिया बोले तो L², ठीक है बेटा। L² से एक L कटेगा यहाँ, तो नीचे एक L तो बचा ना, उससे ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, M/L⁻1 बची ना बेटा, यहाँ दो, यहाँ एक थी, एक ही तो कटी, एक बची, ऊपर ले गए L⁻1 और T⁻², ठीक है ना बेटा। अच्छा एक मिनट मैं कैमरा देखूं, हाँ तो देखिए, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। F बोले तो फोर्स, फोर्स बोले तो न्यूटन, और ए बोले तो एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब समझते हैं बेटा इसके प्रकार कितने होते हैं।
जो प्रतिबल होता है या स्ट्रेस होता है उसके टाइप्स कितने हैं। तो समझिए बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाया है बॉडी पर वो किस टाइप से लगाया है, उसी टाइप से हमने नाम रख दिए हैं। ठीक है बेटा, तो पहला हम लोग समझते हैं मुख्यतः इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नंबर 2 नॉर्मल स्ट्रेस, नंबर 3 टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा, तो पहला हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस समझिए बेटा, अगर आप इतना समझिए, इस लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इतना पूर्ण ना समझ के इस लॉन्ग का मतलब समझिए। लॉन्ग का मतलब समझ सकते हो आप किसी लेंथ से, दिमाग में रख लो, लेंथ से। ठीक है ना बेटा, 1 मिनट रुको। लेंथ से, ठीक है बेटा, लेंथ से समझ सकते हो। अच्छा, मैं आपको इतना भी ध्यान दिलवा दूं कि जब जब मैं लॉन्गिट्यूडिनल बोलूं, ठीक है, तब तब आप इस लॉन्ग समझिए। और लॉन्ग का मतलब कोई ऐसी चीज की मैं बात करूंगा जो केवल लंबी ही हो, मतलब उसकी जो थिकनेस हो वो बिल्कुल ना के समान हो। ठीक है, लाइक छोटा सा मतलब पतला सा वायर है ना, कोई भी चीज होगी वो लॉन्ग होगी। ठीक है, अच्छा, तो इस पर समझिए, सेम है इसकी डेफिनेशन, सब कुछ सेम है। कैसे समझेंगे, देखो, अगर हम फोर्स किसी बॉडी किसी वायर टाइप की या फिर किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाते हैं, केवल लंबाई के अनुदिश लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा उसका, आएगा वही F/A, F/A ही आएगा उसका भी, मतलब ठीक है ना बेटा। अच्छा, दूसरा हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, अगर आपने किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाया है वो नॉर्मल लगाया है, एक तरह से परपेंडिकुलर लगाया है, ठीक है, तब बॉडी में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, और तीसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब क्या, अगर आप किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाते हो वो टेंजेंशियल लगाते हो। टेंजेंशियल का मतलब इस हिंदी बोले तो इसका स्पर्श रेखीय, स्पर्शीय। तो स्पर्शीय का मतलब ऐसे करके स्पर्श करते हुए, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे जो इस बॉडी में प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो ये चीजें तो थी हमारी प्रतिबल के बारे में। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है, मतलब विकृति क्या होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विकृति। मेरी लैंग्वेज में समझूं तो आप ऐसे कह सकते हो, किसी बॉडी में होने वाले परिवर्तन को, किसी बॉडी के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोल देते हैं, मतलब विकृति कह देते हैं। ठीक है, मतलब विकृति समझो, ऐसे लिखते हैं हम विकृति। तो बी से एक टाइप से कहें तो बिगड़ी हुई होने का मतलब कोई दूसरा सेंस मत समझ जाना, मतलब एक टाइप से डिफॉर्म्ड कंडीशन बोल रहा हूं मैं जो आकृति होती है समझने की कोशिश करना है, यहाँ आकृति लिखना ही है। विकृति मतलब मैं एक टाइप से संधि विच्छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विकृति मतलब एक टाइप से समझ जाइए कि अगर किसी बॉडी पर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाए तो विकृत हो जाएगी, है ना। तो समझिए कैसे बोलेंगे, किसी बॉडी के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। ये तो हम लोग ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे निकालते हैं, तो आप सिंपल समझ लीजिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसी से सब कुछ निकाल पाएंगे। देखिए कैसे बोलेंगे, ये रहा हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। आप इतना समझ जाइए, जब 3 प्रकार की स्ट्रेन हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। जब आप जौन सी भी स्ट्रेन निकालें, नीचे मतलब क्या, हर में आपको ओरिजिनल स्टेट रखना है, मतलब ओरिजिनल शेप रखना है, और ऊपर उसमें जितना भी चेंज आया है वो रखना है, ठीक है। मतलब क्या, ऐसे कह सकते हो
नीचे क्या, प्रारंभिक आकार और ऊपर लिखोगे आकार में परिवर्तन, चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ये अच्छा, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी बोले तो वॉल्यूम, और तीसरी बोले तो शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है ना बेटा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कुछ ऐसा जिसमें केवल लंबाई हो, थिकनेस हो तो ना के समान। विदाउट थिकनेस के तो कुछ नहीं होने वाला, मगर फिर भी जो थिकनेस हो वो ना के समान हो। ठीक है ना बेटा। तो हम क्या करें, अगर किसी बॉडी को स्ट्रेच करें, किसी बॉडी को खींचें, मान लो ये वायर मान लेता हूँ मैं, ये वायर की अभी लंबाई है 1 मीटर है, और मैंने इसे स्ट्रेच किया, वो हो गया 1 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 102 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटे इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है ना। तो इसकी विकृति कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, इस लॉन्गिट्यूडिनल वाले का अगर हमें निकालना है क्या विकृति, तो कैसे बोलेंगे? प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन। तो बेटा प्रारंभिक लंबाई क्या है हमारी? अभी अगर इस मार्कर की बात करें तो कितनी थी? 100 थी प्रारंभिक। ठीक है, और बाद में कितनी हो गई? 102 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, या फिर 1.2 सेंटीमीटर। तो चेंज कितने का हुआ? ये सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चेंज कितने का हुआ? 2 सेंटीमीटर का हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का लिख दो, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है ना बेटा। तो इस टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मान लो इसमें 10 सेंटीमीटर का परिवर्तन होता, 10 सेंटीमीटर का होता, तो ऊपर आप कितना लिख देते? 10, नीचे ओरिजिन वही जितना सेंटीमीटर है ऑलरेडी इनिशियल उतना लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन में आप क्या करेंगे, आप अगर किसी बॉडी को सभी तरफ से, मतलब उसके वॉल्यूम में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, तो बॉडी में जो स्ट्रेन उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है ना बेटा। जैसे अगर हम एक क्यूब ले लें, क्यूबॉइड ले लें, उसके सभी तरफ से ऐसे फोर्स लगा दें। ठीक है, जिस बॉडी में आयतन हो, मतलब उसमें फोर्स लगाएं सभी तरफ से, तो बॉडी के आयतन में चेंज होगा, तो फिर जो स्ट्रेन होगा वो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। फॉर्मूला क्या है इसका? अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं तो प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और चेंज इन लंबाई ऊपर लिख दिया। इसी टाइप से अगर मैं वॉल्यूम इसकी बात करूं तो इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए बेटा प्रारंभिक वॉल्यूम मैंने मान लिया B है, और चेंज इन वॉल्यूम, मान लो किसी बॉडी को मैंने क्यूब ही ले लिया छोटा सा, उसका जो अभी का आयतन है मान लो वो है 100 मीटर क्यूब है। कितना है? 100 मीटर क्यूब है। और मैंने क्या किया, उससे सभी तरफ से फोर्स लगाया, उसका जो आयतन है क्या कर दिया, 101 मीटर क्यूब कर दिया, या फिर 99 मीटर क्यूब कर दिया। जरूरी नहीं आप क्या करो कि हर बार में बढ़ाओ, घटा भी सकते हो, सिर्फ ऊपर क्या रखना है आपको चेंज रखना है। ठीक है। तो देखिए बेटा, तो ऊपर कितना चेंज की आएगा? एक ही तो आएगा। आपने 99 किया तब भी एक आया, 99 किया तब भी एक आया, और 101 किया तब भी एक का ही तो चेंज किया तुमने। अगर 102 कर दिया तब कितने का चेंज किया? 2 का, और अपॉन 100। ठीक है बेटा। अगर 103 कर दिया तो यहाँ कितना कर दीजिए? 3। अगर 104 कर दिया तो यहाँ कितना कर दीजिए? 4। मतलब ऊपर चेंज लिखना है आपको। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब तीसरा है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या? जब आप
इसे हम हिंदी में बोले तो अपरूपण विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरूपण विकृति। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं जब बताऊंगा, जब मैं आपको ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे अभी हुक्स का नियम बताने के बाद में, उसके लिए जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब हम शेयरिंग स्टेज के लिए आएंगे, क्योंकि इसका एक छोटा सा हम क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।